चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। इसमें फुल सिलेबस में कवर करवाऊंगा, सेमेस्टर 5 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें मैं कंप्लीट करवाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन ऑफ सिलेबस का और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग की, नेचर की, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो डिमांड का मतलब क्या होता है। अगर कोई एक पर्सन है वो एक टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट जो अगर डिमांड करता है और वो बिलिंग है और वो कैपेबल है कि उस पैसे को पे कर सकता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी है, कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है चलो भाई मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन उसके पास वो कैपेबल ही नहीं है, पैसे नहीं है, तो डिमांड के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म क्या होता है। डिमांड क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स मतलब क्या होता है, जैसे जैसे किसी क्वांटिटी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्राइस कम होता जाता है। अगर हम बात करें सप्लाई मैकेनिज्म के बारे में, सप्लाई में क्या दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। सप्लाई को अगर हमने समझना है तो सप्लाई में प्रोड्यूसर की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर एक दुकान है आपके पास, जैसे जैसे अगर आपके पास दुकान पे कोई प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे आप, पैसों को बढ़ाते जाएंगे, प्राइस को बढ़ाते जाएंगे। तो यही चीज है। डिमांड मैकेनिज्म क्या करता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस के साथ में। सप्लाई क्या करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है प्राइस के साथ में। मार्केट इक्विलिब्रियम कब अचीव्ड होता है, जब डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर आ जाता है। जैसे कि कंज्यूमर है वो 5 रुपए पे 2 क्वांटिटी खरीद रहा है, प्रोड्यूसर है 5 रुपए पे 2 क्वांटिटी ही सेल कर रहा है। इस वक्त हमारा जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई की, तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या करता है, मींस हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज, यानी कि कैसे कैसे प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे किसी क्वांटिटी का, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो वो कैसे इफेक्ट डालेगा उसके डिमांड पे। अगर प्रोडक्ट ए का जो प्राइस है पहले 5 रुपए से 10 रुपए हो जाता है, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी या फिर कम होगी, ये प्राइस इलास्टिसिटी शो करता है। इनकम इलास्टिसिटी को क्या शो करता है, इनकम इलास्टिसिटी हमारा ये शो करता है कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो उसकी इनकम 50 रुपए है, लेकिन उसकी नेक्स्ट मंथ उसकी इनकम 100 रुपए हो जाती है, तो कैसे उससे रिलेटेड कैसे किसी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसकी डिमांड में क्या चेंजेस होगा, ये इस पे इंपैक्ट डालता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस का, तो एप्लीकेशंस कहाँ हो सकता है, जैसे हम सभी पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन भी कहीं होगा। इंपैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक कैन सप्लाई चेन एंड प्राइसिंग, ये सप्लाई चेन पे हेल्प करता है, प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू टैक्सेस, सब्सिडीज और प्राइस कंट्रोल। मानिए कोई जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, कई सारे लोग क्या होते हैं वो प्रोडक्ट को बहुत सारा खरीद खरीद के अपने पास रख लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर टैक्सेस लगा देती है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट होगा स्पेशली बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा उस टाइम के लिए। तो इसी के इसमें गवर्नमेंट रोल इंटरवेन होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, पब्लिक जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट क्या होगी, वो सब्सिडीज दे देगी। कई बार क्या होता है, जैसे हम प्राइस कंट्रोल की अगर बात करें तो रेंट कंट्रोल में ज्यादातर आता है। कोई भी पर्सन है वो बाहर रहने के लिए आया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे कुछ घर ही बाकी है तो मकान मालिक क्या करेगा, उसको बहुत सारे मतलब प्राइस चार्ज करेगा, रेंट चार्ज कर सकता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या होगी, वो डिसाइड कर देगी कि प्राइस कंट्रोल है भाई, तुम 8,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, इस जगह पे 9,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। देन अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर में हमें ये बताता है कि जो एक कोई भी कंज्यूमर होता है, आप हो मैं हूं, वो ये चाहता है कि उसको वो जो पैसे खर्च कर रहा है उसका उसके बदले में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। जैसे कि अगर आप जाते हैं, अगर कोई सामान मान लीजिए 20 रुपए का मिलता है, लेकिन अगर वही सामान आपको 10 रुपए का मिल जाता है तो आप कहते हैं भाई हमारे 10 रुपए तो बच गए ना। तो ऐसे करके ये कंज्यूमर का बिहेवियर शो करता है कि अगर उसको मोर सेटिस्फैक्शन ये चाहता है। अब कंज्यूमर बिहेवियर को जो मेजर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या करता है, ये न्यूमेरिकल मेजरमेंट सेटिस्फेक्शन शो करता है। न्यूमेरिकल मेजरमेंट सेटिस्फेक्शन कैसे शो करेगा, 5 रुपए में आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फिर आपको उसी जगह पे 5 रुपए में आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो जो 3 वाला मिलेगा उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, जो 2 वाला मिलेगा उसमें सेटिस्फेक्शन आपको कम होगा। ऑर्डिनल की बात करें, ऑर्डिनल में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। ऑर्डिनल में क्या होता है, ये रैंक दे दिया जाता है, रैंकिंग वाइज होता है कि इस प्रोडक्ट को रैंक 1 दे दिया, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इस प्रोडक्ट को रैंक 2 दे दिया, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देन हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर वो होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये क्या शो करता है, ये कर्व किस चीज का होता है, ये क्या करता है, ये जो 2 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स यील्डिंग द सेम सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमारे पास 2 गुण है, गुड एक्स है और गुड वाई है। वो दोनों क्या होते हैं, अगर आप उन दोनों में से कोई भी किसी एक भी मात्रा कम करेंगे तो एक दूसरे को कंज्यूम करना पड़ेगा, किसी दूसरे की मात्रा कम करेंगे तो एक को कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 5 बनाना खरीदते हो और
5 एप्पल खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप टोटल 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन आपको क्या करना होगा कि अगर आप 7 बनाना खरीदेंगे तो आपको 3 एप्पल खरीदना पड़ेगा, तो वो भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज क्या आती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि ये क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए जाता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, यानी कि कोई भी आईसी कर्व एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, किसी से टच होते हुए वो नहीं जाएंगे। अगर हम प्राइस इफेक्ट की बात करें, प्राइस इफेक्ट में सबसे पहले हमारे बात आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, शिफ्ट टू चीपर अल्टरनेटिव व्हेन प्राइस चेंजेस। यानी कि क्या होता है, अगर मान लीजिए प्राइस किसी प्रोडक्ट का महंगा हो जाता है तो जो दूसरा प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस सस्ता है तो वो कंज्यूमर उस पर शिफ्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट की, रियल इनकम चेंजेस अफेक्ट कंजप्शन पैटर्न। इनकम इफेक्ट क्या करता है, कोई भी पर्सन है, मान लीजिए उसकी जो इनकम है वो 50 रुपए से 100 रुपए बढ़ जाती है, तो क्या करता है वो वही चीज ज्यादा ही खरीदेगा ना। आप मार्केट जा रहे हैं, आपके पास 50 रुपए, आपको अमरूद लेना है, सेब लेना है, मान लीजिए वो सेब हमें 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो आप 1 किलो खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वही इनकम ही 200 रुपए होगी तो आप क्या खरीदेंगे, उसे 1 किलो से बढ़ा के 2-3 किलो खरीद लेंगे। ये हमारा इनकम इफेक्ट शो करता है। अगर हम बात करें इसके लिए एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस सेविंग बिहेवियर। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेविंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक क्या करता है, हमें वो 8% के हिसाब से बैंक में इंटरेस्ट देता है, तो पर्सन क्या सोचेगा, लाओ भाई इसे कंज्यूम करने से अच्छा, इस पैसे को एक्सपेंडिचर की तरह यूज करने से अच्छा है उस पैसे को हम सेव कर लेते हैं, बैंक में डाल देते हैं, वो क्या होगा, हमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग टोटल इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कंज्यूमर सेविंग ज्यादा करेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो कंज्यूमर सेविंग कम करेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड अगर हम पढ़े सब्सिडी टाइप, सब्सिडी क्या होता है, लमसम होता है, एक्साइज होता है, ये भी कंज्यूमर की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। यानी कि कई बार क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, पैसे को हाथ में दे देती है, सर क्या बोलती है कि भाई इतने पैसे तुम ले लो हमसे इस चीज के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो अपने हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो किसी चीज पे सब्सिडी दे देती है। यानी कि अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अगर आप यूरिया खाद इस सब चीजों को खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या होता है, सरकार बोलती है भाई बना तो ये 1000 का है, बट हम इसमें आपको 250 रुपए का सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि आपको ये 750 रुपए का पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर है, आपको ये 750 का पड़ेगा, बना भले ही 1000 का है। लेकिन कई बार क्या होगा, सरकार बोलेगी भाई तुम खरीद लो 1000 का, हम बाद में तुम्हें 200 रुपए कर देंगे, बाद में मतलब तुम्हारे अकाउंट में 200 रुपए आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये 200 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 के, जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ये शो करता है कि कोई भी ये प्रोड्यूसर की, सबसे पहले बात तो ये चैप्टर समझने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं प्रोड्यूसर हूं और हम एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास 2 आते हैं, शॉर्ट रन फिनोमिना। शॉर्ट रन में क्या होता है, एक इनपुट फिक्स रहेगा, अदर वेरी करेंगे। अदर वेरी करेंगे इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आप 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं। अब सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होता है जब आप कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ रही है वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये सारी चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर काउंट होती है। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, एक इनपुट हमेशा फिक्स रहेगा। मान लीजिए आपको लैंड को फिक्स मानना पड़ेगा, लेबर वेरी कर सकता है। अगर हम बात करें स्टेजेस, तो स्टेज क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर वो डिमिनिशिंग होगा, फिर वो नेगेटिव रिटर्न होगा। अब इंक्रीजिंग कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ता है, इसमें एजम्पशन होते हैं हमारे ये कि हमारे पास एक लैंड है, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें लेबर मान लीजिए आपने 1 रखा, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो 2, फिर आपने लेबर को बढ़ाया 2, लैंड को आपको उतना ही रखना है, फिर वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है 5। लेकिन ऐसे करके हमें यही चीज तो पता चल रहा है ना कि भाई लैंड जो है हमारे पास वो फिक्स है, आप उसमें ज्यादा लेबर लाके रख देंगे तो लेबर तो काम नहीं करेगा, वो एफिशिएंट नहीं रहेगा उतना ज्यादा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव रिटर्न, नहीं वो कम करने लग जाएगा, उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। मान लीजिए 5-6 लोग थे पहले, अच्छा खासा काम हो रहा था, मैंने 10 किया, डिमिनिश करने लग गया, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम होने लग गया, कम रेट से बढ़ रहा है प्रोडक्शन। पहले क्या होता था 2 था, फिर 4 हुआ तो 2 से बढ़ा, फिर 4 से 8 हुआ, फिर 4 से बढ़ा, लेकिन अब 8 से 10 हो रहा है, मतलब वापस से 2 से कम हो गया है। नेगेटिव रिटर्न मतलब क्या होगा, आपने उसमें ले जाके भाई इंप्लॉय भर दिया, काम करने के लिए जगह ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न देगा हमारे पास। देन अगर हम बात करें रिटर्न्स टू स्केल के बारे में, रिटर्न्स टू स्केल के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन होता है। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, ऑल वेरिएबल होते हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब सबसे मेनली इसमें जो दोनों के बीच में अंतर समझने की बात यह है कि शॉर्ट रन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब इसमें कोई पीरियड स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया कि आप ये पीरियड है भाई 12 महीने का है, इसको ले लो शॉर्ट रन पीरियड, ये नहीं है। लॉन्ग रन में क्या है, इसके अंदर हमें ये मान के चलना होता है कि जो सारे के सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको हम चेंज कर सकते हैं। मानिए आपके पास लैंड है, लेबर है, भाई आपको कोई नया ऑर्डर मिला कि भाई 5000 किलो मेरे को ये चाहिए,
अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट रन में तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते, आप लेबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप क्या होता है, आप जमीन भी खरीद सकते हैं, मशीनरी भी खरीद सकते हैं, आप सभी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि सारे के सारे जो इनपुट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स मतलब सबसे पहले ये भी इंक्रीज करेगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं कॉस्ट एनालिसिस की बात करें तो इसमें पहले शॉर्ट रन होता है, फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि इतनी कॉस्ट तो आपको देनी ही है। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आप जो, अभी मैं आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है कि आप मतलब प्रोडक्शन करिए, मर्जी हो मत करिए, आपका ये कॉस्ट जाना ही जाना है। मान लीजिए आपने एक रूम रेंट पे ले रखा है, आप उसके अंदर अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने रूम रेंट पे लिया तो भाई वो आपको चार्जेस देना ही देना है, 5,000 देना ही देना है। देन अगर हम बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल के बारे में क्या कहते हैं, वेरिएबल होता है मान लीजिए आप एक रॉ मटेरियल लेके आए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आपको उसका पैसा अलग देना पड़ेगा, दूसरा रॉ मटेरियल लेने आए देने के लिए उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसका पैसे अलग देने पड़ेंगे, ऐसे करके। मार्जिनल कॉस्ट को होता हर एक रॉ मटेरियल यानी कि हर एक इनपुट के चेंज होने से जो कॉस्ट में चेंज आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब इसमें लॉन्ग रन के बारे में कोई चीज दे रखा है, जैसे कि यू शेप कॉस्ट कर्व होता है। यू शेप का कहने का मतलब क्या है, ऐसे करके यू शेप कॉस्ट कर्व बनता है, मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूँ आपको। ड्यू टू इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से होता है। अभी हम आगे चल के इसको भी पढ़ेंगे। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशन में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि हम अपने कॉस्ट को कैसे कम करते हैं। भाई आज के टाइम पे हर एक कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मतलब एक पर्सन है वो भी 50 रुपए का ही कोई सामान बेच रहा है, दूसरा पर्सन है 50 रुपए का ही बेच रहा है। अब इसमें क्या है, पैसा रेवेन्यू एक्स्ट्रा कहां से जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं हम जब हमारे कॉस्ट में कमी आए, यानी कि एक पर्सन के पास ऐसी कोई टेक्निक है, लागत सबकी दोनों की 30-30 आ रही है, लेकिन एक पर्सन के पास ऐसी टेक्निक है भाई जो उसने उसे 20 रुपए के हिसाब से कर लिया, तो ये क्या होगा, ये कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगा तो 50 का चेंज सेल करेगा तो उसका भी 30 रुपए बचेगा, दूसरा जिसका 30 रुपए कॉस्ट आ रहा है उसका 20 रुपए बचेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 का, यूनिट नंबर 4 मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमारे सबसे पहले आते हैं, मैं इनमें आपको मेन हेड बताऊंगा और उनके फीचर्स बता दूंगा, और आपको जो डायग्राम वगैरह है वो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, बट ये इनके लिए है जो पासिंग मार्क्स के जितने। सबसे पहले हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सेम टू सेम प्रोडक्ट होंगे। आप कोलगेट ले लो, आप बबुल ले लो, क्या डिफरेंस है, एडिडास ले लो आप, सॉरी एडिडास ले लो आप, नाइक ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब प्राइस टेकर मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, वो प्राइस जो इंडस्ट्री जो प्राइस देगी उसी प्राइस को उन्हें लेके चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें मोनोपोली में, मोनोपोली में क्या होता है, ये सिंगल सेलर होते हैं। सिंगल सेलर का मतलब फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। एग्जांपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंगल सेलर। अब मान लीजिए अगर हम बात करें रेलवेज की, तो क्या हमारे पास रेलवेज का कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल। अगर हम बात करें क्या कहते हैं उसे, मेट्रोस की, तो क्या हमारे पास ऐसा है कि भाई एक कंपनी अगर मेट्रो में, मान लो जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, अगर वो अपने पैसे 50 रुपए से 100 रुपए कर देती, तो क्या आप करेंगे, आप हरियाणा मेट्रो से जाना शुरू कर देंगे? नहीं, दिल्ली मेट्रो का अपना रूट है, हरियाणा मेट्रो का अपना रूट है, तो आप नहीं कर सकते। तो मोनोपोली के अंदर क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, भाई उसकी मर्जी हो, जितना भी प्राइस रख सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। देन अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडिंग होता है, सम प्राइस कंट्रोल होता है। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या दिखाया जाता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सेम टू सेम होता है। ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग की वजह से ही आपका हो सकता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में करते हैं तो आपका सेल होल बढ़ जाए। प्राइस कंट्रोल होता है, कुछ पॉइंट पे प्राइस कंट्रोल भी किया जा सकता है। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है, फ्यू डोमिनेंट फर्म होते हैं, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग होते हैं। अगर हम बात करें ओपेक की, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि अगर इनका एक जो कंट्री होती है वो, मान लीजिए अगर वो पैसे 5 रुपए बढ़ा देती है, हम ओपेक पे हो जाते हैं, अपने इंडिया के अंदर बात करते हैं, जियो, एयरटेल, वी, वोडाफोन। अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें तो जियो ने जब हमारे यहाँ पे प्राइस बढ़ाया, रिचार्ज के प्राइस बढ़ाया, मान लीजिए 5 रुपए बढ़ा दिया, तो क्या क्या एयरटेल ने भी उसके पीछे बढ़ाया, वी ने भी उसके पीछे बढ़ाया। मतलब हद तो ये कि किन किन लोगों ने तो भाई जियो से तो ज्यादा ही बढ़ा दिया, बहुत सारे लोगों ने। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में क्या होता है, रियल वर्ल्ड कार्टल्स इन्फ्लुएंस कमोडिटी प्राइसिंग, एग्जांपल सेपेक फॉर कॉपर। अब रियल वर्ल्ड कार्टल यानी कि प्राइसिंग के ऊपर क्या कहते हैं, उसे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा इससे। जैसे कि मैंने भी आपको बताया जियो, एयरटेल, वी के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है भाई तो दूसरे का भी बढ़ेगा, तीसरे का भी बढ़ेगा, तो ऐसे क्या होता है, प्राइस महंगे कर देते हैं। देन अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, यूनिट नंबर 5 में हमें बताया गया है कॉन्टेम्पोरेरी इशूज एंड एप्लीकेशन, यानी कि क्या होते हैं, हमारे कई सारे इशूज होते हैं,
उनमें हम कैसे, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऊपर पढ़ रहे हैं, उनमें हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका रेंट कंट्रोल है, मिनिमम वेजेस है। अब रेंट कंट्रोल और मिनिमम वेजेस के अंदर क्या अंतर है? रेंट कंट्रोल यानी कि जैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप कहीं पे रहने जा रहे हैं, मान लीजिए वहां पे केवल 2 रूम्स हैं और आप 50 लोग रहने के लिए, तो भाई वो मकान मालिक की इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना रेंट कहीं से कहाँ कहाँ तक लेके जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो ये बात हो गई कि भाई सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड किसी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा होगा, तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन निकल के आता है वो रेंट कंट्रोल का निकल के आता है। क्योंकि रेंट क्या है भाई, एक कोई बंदा है वो बाहर से रहने के लिए आया, कोई काम करने के लिए, अगर आप उसको रेंट इतना ज्यादा महंगा चार्ज करोगे तो क्या होगा? रोडों पे रहेगा, रोड ब्लॉक करेगा। अगर हम बात करें रेंट कंट्रोल की, तो ये क्या करता है, ये रेंट के ऊपर क्या होता है, एक लिमिट लगा देता है कि भाई ये वाला कमरा है, इतना इतना सामान है इसमें, तो आप इसको 5,000 से ज्यादा नहीं करेंगे, यानी कि 5,000 आपका मैक्स टू मैक्स रेंट होएगा। अगर पढ़ के बताऊं तो रेंट कंट्रोल क्या होता है, लिमिट कर देता है रेंटल प्राइसिंग के ऊपर। इससे क्या होता है, हाउसिंग के ऊपर सप्लाई कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे ऐसे घर होते हैं, मान लीजिए सरकार ने बोला आप इस घर को 5,000 के अंदर ही दे सकते हैं, लेकिन भाई उस बंदे का जो कॉस्ट आया है वो आया है 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, वो देगा, वो तो बोलेगा भाई इससे अच्छा तो मैं घर खाली छोड़ दूंगा। आप लोग भी अपना नुकसान तो किसी को थोड़ी ना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें, ये रेंटल हाउसिंग को की सप्लाई को कम कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस के, मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर को बट कैन रेज अनएम्प्लॉयमेंट। मिनिमम वेजेस यानी कि अगर एक वर्कर आपके घर पे काम करने आ रहा है, तो आपको उसको उतने पैसे, उतने रुपए तो देने पड़ेंगे। जैसे एक वर्कर है, मान लीजिए आपके घर पे टाइल पत्थर का काम करने आए। अब ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे वर्कर है, बहुत सारे लेबर है, तो आप उसको भाई ये बोलेंगे भाई 50 रुपए ले लो आप मेरे से पूरे दिन 6-7 घंटा काम। नहीं, गवर्नमेंट ने एक रूल लगा रखा है कि आपको उसको 250-300 रुपए तो ऐसे डेली के हिसाब से देना ही देना है। तो इससे क्या होगा, इससे मालिक लोग क्या सोचते हैं, भाई हम तो लेबर को बुलाएंगे नहीं, हम खुद से काम कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल और बढ़ता जाता है मिनिमम वेजेस की वजह से। हम इन दोनों में अगर बात करें तो रेंट कंट्रोल की वजह से क्या होता है, हाउसिंग की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मालिक चाहता ही नहीं है कि वो अपने हाउसेस दे रेंट पे। मिनिमम वेजेस की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि भाई इतने सारे लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन जो गवर्नमेंट चाहती है वो तो प्रोटेक्ट करना चाहती है वर्कर को। यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या है, वो टेनेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे ना पे करें। देन अगर हम बात करें सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, सप्लाई कर्व, और इसमें समरी की बात करें, समरी पॉइंट हमें ये बताता है कि इसके अंदर जो की एरियाज कवर हुए हैं, ये डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है, इलास्टिसिटी है उनकी, कंज्यूमर बिहेवियर है, थ्योरीज है एंड इनकी यूटिलिटी है, प्रोडक्शन की लॉ है, कॉस्ट एनालिसिस है, मार्केट स्ट्रक्चर है, कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। इशूज़ की अगर हम बात करें तो रेंट कंट्रोल है, गेम थ्योरी है, पीक प्राइसिंग है, प्रिजनर डायलेमा है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड मार्केट एनालिसिस, पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड थैंक यू एंड comment your feedback and subscribe my channel. Thank you so much.